जो खेमा है वो बजिंग है। और ऑयल एंड गैस में अगर हम लुब्रिकेंट्स वाली कंपनीज को भी देख लें, अगर जोड़ लें तो ये तेजी और बढ़ जाती है। कैस्ट्रॉल 9% ऊपर ये कारोबार कर रहा है शेयर। कल नतीजे आए थे इनके, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे। आय में हमने 7% के आसपास की बढ़ोतरी देखी है और प्रॉफिट का आंकड़ा काफ़ी कैस्ट्रॉल का अच्छा आया है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में 31% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। मार्जिन में करीब 5% का दमदार सुधार आया है। और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी संदीप सांगवान। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई और इतनी बेहतरीन आपने नतीजे पेश किए। सर ये बताइए कि क्या डिमांड वाला फैक्टर रहा इन नतीजों के पीछे, या फिर इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी फ्लैट रही, या फिर थोड़ी सी कम रही, उसका फायदा आपको मिला है? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे आप अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और जैसा कि सभी को शायद मालूम है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से दिसंबर तक का है। जी जी। और हम काफी संतुष्ट हैं कि जो परफॉर्मेंस आई है। हमारा रेवेन्यू 5,075 करोड़ रहा, 6% अप। और पीबीटी 8% अप है, 1181 हजार करोड़ पे, 1181 करोड़ पे। और जैसे कि इस साल हम अपने ग्लोबली 125 साल कैस्ट्रॉल के मना रहे हैं और हिंदुस्तान में 115 साल से हैं, तो बोर्ड ने उसको मद्देनजर रखते हुए और परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए एक टोटल डिविडेंड 7.5 रुपए का रिकमेंड किया है। और इस साल 2023 को अगर मैं देखूं तो हमने बड़े अच्छे कैंपेन भी लॉन्च किए सेकेंड हाफ में। बढ़ते रहो आगे और प्रगति की पाठशाला, जो एक ट्रक ड्राइवर्स कम्युनिटी के लिए था। टू व्हीलर्स में इंडिया का अल्टीमेट मोटो स्टार हमने एक कैंपेन लॉन्च की जो बाइकर्स के लिए। और हमारी रीच मल्टी ब्रांड वर्कशॉप्स में जैसे एक इनिशिएटिव चालू किया था पिछले 2 साल में, तो आज की तारीख में 450 के करीब कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस दुकान वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स को अच्छी भरोसे वाली सर्विस मिल सकती है। और रूरल भारत में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं और आज की तारीख में मतलब करीबन 32,000 आउटलेट में हम अवेलेबल हैं रूरल में। और ऑटो केयर जो हमने लॉन्च किया था उसकी भी अच्छी एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो अगर मैं सभी चीजों को देखूं तो आई थिंक 2023 में एनवायरनमेंट काफी बेहतर रहा। जैसे कि मालूम है कि 2022 काफी इन्फ्लेशनरी था, तो हमने 3 प्राइस इंक्रीज लिए थे मार्जिन और वॉल्यूम्स को बचाने के लिए, मार्जिन को बचाने के लिए स्पेशली। बट जैसे जैसे 2023 में हमें थोड़ा सा डिफ्लेशन दिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स में, या जो एनवायरनमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, तो हमने काफी वो बाकी जो सेविंग्स आ रही थी वो कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को वापस दी, तो उससे डिमांड पे भी फर्क पड़ा है। तो अगर मैं फोर्थ क्वार्टर देखूं तो कॉम्बिनेशन है कि टॉप लाइन ग्रोथ वॉल्यूम के थ्रू भी मिली है और हमने कॉस्ट भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट है जो Q4 की परफॉर्मेंस है। प्रदीप जी, संदीप जी, बड़ा अच्छा लगा मतलब आपने जो बताया ना कि आपने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। उसमें इससे कि आपने नाम लिया कि ट्रकर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए है प्रगति की पाठशाला। मतलब ये ऐसा खेमा है जिसके बारे में बहुत सोच नहीं आती है। आप ये बताइए कि इन इनिशिएटिव्स पर किस तरह से खर्च होता है और उस कॉस्ट का मैनेजमेंट सर आप कैसे करते हैं? देखिए, जो प्रगति की पाठशाला है वो हमारा एक मार्केटिंग स्पेंड है, ठीक है। या चाहे इंडिया का अल्टीमेट मोटो स्टार है, वो हमारा सारा मार्केटिंग ब्रांड इन्वेस्टमेंट की तरफ से आता है। और प्रगति की पाठशाला में हम ट्रकर्स को 1 लाख ट्रकर्स को इम्पैक्ट करना चाहते हैं और 10,000 ट्रकर्स को फेस टू फेस ट्रेनिंग देते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, हेल्थ के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। एक ये तो बिजनेस की तरफ से हो गया, प्लस हम अपने सीएसआर प्रोग्राम में भी 2 कोर प्रोग्राम चलाते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक तो है संदीप सारथी साहब, जो मित्र। रेवेन्यू, जो एक्सपेंसेस में हमने बढ़ोतरी देखी है उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट और इसी तरह के अदर एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे हैं जो अभी फिलहाल आप समझा रहे हैं, या इसमें और भी कोई खर्च शामिल है? और क्योंकि आपने रूरल का भी जिक्र किया है, इन्फ्लेशन वेरी होता है थोड़ा सा रूरल इलाका, तो उसको लेकर भी आपकी क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, जहां तक कॉस्ट का सवाल है उसमें यहाँ शायद कोई दिक्कत आती हुई, लेकिन जिस तरह से आंकड़े समझ में आ रहे हैं और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया है। और संदीप साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप साहब, आप समझाइश दे रहे थे अपने खर्च की जिसमें इजाफा हुआ है। हाँ, तो देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो तो हमें कवर करना पड़ता है, चाहे वो एम्प्लॉय की बेनिफिट्स हो, सैलरीज हो, उतना तो बिकॉज एज अ कंपनी वी बिलीव इन टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज।
और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में हमारा ये रहता है कि हर साल एक हमारा बैंड है जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं एज अ रेशियो ऑफ नेट सेल्स या एज अ रेशियो ऑफ आवर ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो हम मेंटेन करना चाहते हैं खर्चों की तरफ से। हम थोड़े से एक्सपेंसेस कैपेक्स जैसे है वो ज्यादा लगा रहे हैं, रूरल में एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस का जो नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसमें हर साल थोड़ा बहुत कैपेक्स बढ़ता रहता है, साइनेजेस है मार्केट में। तो ये तो इन्वेस्टमेंट का सवाल है। जहां तक रूरल मार्केट्स हैं, जो एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एरिया है, उसमें ये है कि कंज्यूमर्स अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट डिमांड करते हैं। ये नहीं है कि रूरल कंज्यूमर कोई बिल्कुल ही सस्ता उनको चाहिए, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो कंपनीज उपलब्ध करा सकती है, उनके लिए रूरल एक अच्छा मार्केट है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कैस्ट्रॉल की तरफ से उनको अच्छे लुब्रिकेंट्स, बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर आप देखें तो आज की तारीख में 50% के करीब टू व्हीलर्स रूरल इंडिया में बिकते हैं। तो इसीलिए हम उस तरफ पुश कर रहे हैं, और जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरत होएगा, चाहे वो डिमांड की तरफ से हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हो, चाहे वो थोड़ा बहुत ब्रांड की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से, वो हम आगे भी करते रहेंगे। ओके। संदीप जी, जब ये लुब्रिकेंट्स वाली कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज के बारे में जब मैं कई बार सोचता था ना, तो मुझे लगता था कि इनोवेशन वाले पार्ट पे आप क्या करते होंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं निमेश ठाकर जी, उन्होंने हमें बताया कि आपने एक डेटा सेंटर के लिए कूलिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ज़रा उसके बारे में बताएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह की रेवेन्यू आप इसे जनरेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट डेकेड कम से कम है वो डेटा क्रांति वाला ही होगा। आपने निमिष जी की बात बिल्कुल सही है। तो इसको मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। पहली बात तो है कि जो हमारा कोर लुब्रिकेंट्स का बिजनेस है, और हमारी प्रोजेक्शंस के हिसाब भारत में कम से कम वो 2040 तक काफी रोबस्ट रहेगा और उसमें ग्रोथ आती रहेगी, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। जो आपने थर्मल फ्लूइड्स की बात की या डेटा की बात की, तो ग्लोबली हमने कैस्ट्रॉल ने आज से एक डेढ़ साल पहले हमने अनाउंस किया था कि हम लगभग 500 करोड़ का निवेश करेंगे R&D सेंटर में, जो हमारा यूके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है। और उसमें जो फोकस रहेगा वो ईवीज की तरफ रहेगा, थर्मल मैनेजमेंट पे। और डेटा सेंटर्स में भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, कि जिसमें लोग इमर्शन कूलिंग की बात करते हैं, कि सर्वर जैसे आपने एक लिक्विड कूलेंट में ऑपरेट किया है, बिकॉज वो एनर्जी एफिशिएंसी काफी उससे मिलती है। तो वो अभी मतलब उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट में डेटा सेंटर्स की डिमांड करेगी, वो भी एक वैल्यू प्रोपोजिशन हमारा कस्टमर्स को रहेगा कि हम डेटा सेंटर्स के लिए थर्मल मैनेजमेंट फ्लूइड्स दे सकें, या किसी भी प्रकार की बैटरी को अगर फ्लूइड्स चाहिए थर्मल मैनेजमेंट के लिए, जो एक बड़ा इशू है आज की तारीख में एनर्जी कंजम्पशन और सेफ्टी की तरफ से, तो उसमें भी हम काफी काम कर रहे हैं ग्लोबल स्तर पर। ठीक है संदीप सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही तसल्ली से, बहुत अच्छे से आपने अपने प्रोडक्ट को भी समझाया और कंपनी के नतीजों को भी आपने सामने रखा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कैस्ट्रॉल पर ध्वनि एक क्विक व्यू दीजिए, आज जबरदस्त तेजी, शेयर कहां तक जाएगा? अच्छा, ध्वनि हमारे साथ नहीं है, अंशुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंशुल जैन। अंशुल जी नमस्कार, बताइए सर कैस्ट्रॉल में करना क्या है? नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, कैस्ट्रॉल इंडस्ट्री में वीकली चार्ट पे 4 टाइट क्लोजिंग थी और लास्ट वीक इनसाइड बार थी, और आज बेहतरीन उसमें ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। यहाँ से कैस्ट्रॉल को लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 196 का बनेगा, और ऊपर में 245 से 250 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब 10 से 12 दिन का रहेगा। ठीक है, कैस्ट्रॉल को लेकर ये